नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। तो देखिए, गाजा विनाश की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई है इजराइल की तरफ से, इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। बीती रात 100 फाइटर प्लेन से हमला किया गया, यानी कि ग्राउंड इन्वेजन के लिए, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जो पूरी तरह से मैदान है वो तैयार किया गया। इस बीच पूरे मिडिल ईस्ट में हालात लगातार खराब होते जा रहे। इजराइल हमास जंग को लेकर सबसे विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। पहली बार 100 फाइटर से एक साथ हमले किए गए, 150 ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। एक रात में इतनी तबाही मची है। तो 100 फाइटर प्लेन से पूरे गाजा पर बमबारी की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का जमीनी ऑपरेशन और तेज हो गया है। गाजा में इजरायली सेना टैंक के साथ घुसी है। TV9 के कैमरे में इजरायली सेना का बड़ा एक्शन, सैकड़ों की संख्या में इजरायली सैनिकों का मूवमेंट देखा गया है। तस्वीर आप देखिए। तो कल रात जो कुछ हुआ, 100 फाइटर जेट ने गाजा पर बमबारी की और इसी के साथ ये तस्वीर बेहद एक्सक्लूसिव है। आप इसे गौर से देखिए। ये जो आर्मर्ड व्हीकल, ये जो सेना की गाड़ियां नजर आ रही हैं, ये दरअसल गाजा की तरफ मूव करती नजर आ रही है, जो इस बात का सबूत है कि अब ग्राउंड इन्वेजन, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। और ये देखिए तस्वीर हम आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। ये देखिए, ये गाड़ियां जो जाती नजर आ रही है, आईडीएफ के जवान हैं। ये आईडीएफ के, इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान हैं जो गाजा की तरफ मूव कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ। ये जो मूवमेंट है वो गाजा की तरफ इस वक्त हो रहा। आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक, सेना की जो गाड़ियां हैं इजरायली सेना की, वो अब गाजा के अंदर जा रही है। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले जो फाइटर जेट है उन्होंने गाजा में भीषण बमबारी की, हमास के ठिकानों को नस्तनाबूद किया, यानी वो ग्राउंड तैयार किया, जिसके बाद इजरायली सेना अंदर घुसेगी गाजा के। और ये देखिए ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मर्ड व्हीकल आपको नजर आ रहे हैं जो कि अब अंदर जा रहे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो आईडीएफ के लिए ऑपरेशन है, ग्राउंड ऑपरेशन, वो आसान होने वाला है? क्या वाकई में जो टारगेट है या फिर जो सोच रखा है इजरायली सेना ने वो होगा, या फिर जो सोच से परे है कुछ वैसी तैयारियां हमास ने इजराइल के खिलाफ कर रखी? क्योंकि हमास ने पहले ही इजरायली सेना को चेता दिया था कि अगर आप अंदर आते हैं तो आपका बुरा हश्र होगा, नरक आपका इंतजार कर रहा है। ऐसी जो बातें हैं वो कही गई थी। और इस वक्त हमारे साथ मनीष झा, हमारे संवाददाता वॉर जोन से जुड़े हुए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मनीष, तस्वीरें देखिए, एक तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं और एक तरफ हमारे वो तस्वीरें हैं कि किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जो गाड़ियां हैं वो मूव कर रही है। अब क्या होगा आगे, क्योंकि अब तो शुरू हो गया है आईडीएफ का ग्राउंड इन्वेजन। बिल्कुल करुणा, देखिए इस वक्त गाजा बॉर्डर पर हम सेदोरोत में हैं, वो इलाका जहां पर 7 अक्टूबर को भीषण कत्लेआम मचाया था हमास ने, और सबसे करीब का इलाका है गाजा पट्टी पर। और अभी कुछ मिनट पहले की जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, देखिए रात भर से जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन में जो बैकअप टीम है वो लगातार भेजी जा रही है। ये जो कोने का हिस्सा है, आप मेरे पीछे जो हिस्सा देख रहे हैं, ये रूट जाती है गाजा के अंदर एंट्री करने का, और लगातार वहाँ पर जो है वो ट्रूप्स को, बैकअप ट्रूप्स को भेजा जा रहा होता है। और हर 2 मिनट 4 मिनट पर आपको आर्टिलरी के खूब सारे धमाके मेरे कानों में गूंज रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊं, चूंकि ये पूरा इलाका अभी सुनसान है, पूरी सिटी में केवल या तो आर्मी के लोग हैं या फिर हम जैसे मीडिया वाले हैं। और वैसी स्थिति में इस पूरे इलाके में जब आर्टिलरी की आवाज़ें आती है तो लगता है जैसे पूरा इलाका जो है वो थर्रा रहा हो। और इस वक्त जब ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, इस वक्त जब सैनिक की कार्रवाई चल रही है, उस दौरान अभी फाइटर जेट के गुजरने की आवाज, उसके हवाई हमले की आवाज या फिर आर्टिलरी की आवाज, और साथ में सड़कों पर आपको दिखते हैं ढेर सारे दर्जनों की संख्या में आर्म व्हीकल में जाते हुए आईडीएफ के जवान। तो कुल मिलाकर इस वक्त, यानी मनीष, अगर ऊपर से देखें तो एरियल सपोर्ट जो इजरायली वायुसेना है वो दे रही है, और जो थल सेना है इजरायली डिफेंस फोर्स की वो अब अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वो तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। आप बने रहिए, आपसे लगातार मैं बातचीत करता रहूंगा। इस बीच आप देखिए एक और बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना की भीषण बमबारी हुई है। हमास के 150 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया गया है, हमास की सुरंगों को तबाह किया गया है, हमास के भूमिगत ढांचे को भी ध्वस्त किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले का वीडियो जारी किया। ये देखिए तस्वीरें, हमास पर जो हमला किया गया, जो एरियल अटैक किया गया, ये उसकी तस्वीरें जारी की गई है इजरायली फोर्स की तरफ से। यानी जो एक्शन प्लान है, फुल प्रूफ एक्शन प्लान, वो इजरायल की तरफ से तैयार किया गया, जो हमने आपको पहले ही बताया था। और इस बात की पूरी आशंका थी, जो लगातार
लगातार सवाल उठ रहा था कि क्यों आखिरकार ग्राउंड ऑपरेशन में देरी हो रही है, उसका जवाब यह तस्वीर है। यह तैयारियां इजराइल पहले पुख्ता कर लेना चाहता था। और देखिए एक और बड़ी खबर, आईडीएफ और हमास के बीच भीषण जंग की खबर है। गाजा में इजरायली ग्राउंड फोर्स, यह रिपोर्ट बतला रही है ग्राउंड फोर्स को एयरफोर्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। रात के वक्त ही घुसी इजरायली ग्राउंड फोर्स। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने, ये बॉम्बार्डिंग, ये धमाके की आवाज, और ये देखिए ग्राउंड फोर्स आपको आईडीएफ की नजर आ रही है। यानी एक तरफ एरियल अटैक और दूसरी तरफ जमीन से हमला किया गया है। जमीन के रास्ते भी जो ग्राउंड फोर्स है वो अब अंदर एंटर कर गई है। और आइए अब आपको कुछ ही समय पहले, ये ध्यान दीजिए, कुछ ही समय पहले गाजा में इंटरनेट कनेक्टिविटी की क्या स्थिति थी और वो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी। बिग वॉल ग्राफिक्स पर हम आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन रखेंगे, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से जो आईडीएफ है वो गाजा के अंदर दाखिल हो गई है। और साथ ही साथ जो अब आमने सामने की जो जंग है वो देखने को मिलेगा। और ये वो ग्राफिक्स है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। 7 अक्टूबर को क्या हाल था गाजा में, 90% की कनेक्टिविटी थी। और 7 अक्टूबर आपको याद होगा ये वो दिन था जब हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया था, कत्लेआम यहां पर मचाया था। और इसके बाद जरा इस ग्राफ को देखिए, जिगजैग करता हुआ ये धीरे धीरे स्लोप डाउन करता हुआ नजर आ रहा है, नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। और अब अगर 27 अक्टूबर की ताजा हालात की जानकारी देखी जाए तो ये 37% पर जो कनेक्टिविटी आ गया। और इसी को लेकर जो हमास है वो आरोप ये लगा रहा है कि ये जो किया गया इजराइल की तरफ से, जो ध्वस्त कर दिया गया संचार सिस्टम गाजा का हमास के लिए, वो कहीं ना कहीं गलत है और ये नरसंहार के बराबर है। क्या कर रहा है इजराइल गाजा के अंदर, ये छुपाने के लिए, ये सब कुछ पूरी दुनिया से पर्दा डालने के लिए किया गया। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर रहे हैं। मनीष, ये जो कनेक्टिविटी है, संचार को खत्म कर देना, इंटरनेट ठप हो जाना पूरी तरह से, क्या सूरत हाल है वो आंकड़ों के जरिए हम बता रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त का ऑपरेशन है, जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है, उसके पहले ये सब कुछ होना कितना बड़ा सेटबैक होने वाला है हमास के लिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि तबाही को शायद हम कभी आंकड़ों से बता भी ना पाए। और फिर इतनी रात भर चले हवाई हमले और उसके बाद लगातार जो ग्राउंड ऑपरेशन में, चाहे वो आर्टिलरी फायर किए जा रहे हों या फिर जिस तरीके से सेना का ऑपरेशन चल रहा हो, मैं भी इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूँ और उस वक्त भी देखिए तो आसमान में लगातार फाइटर जेट यहाँ पर आ जा रहे हैं और जिनकी तरफ से एयर स्ट्राइक रह रहकर हो रही होती है। केवल इतना ही नहीं बल्कि आर्टिलरी की जो आवाज़ें रह रहकर वो गूंज रही होती है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीते कुछ घंटों का जो ग्राउंड ऑपरेशन रहा होगा वो कितना भीषण रहा होगा, कितना भयावह रहा होगा और फिर गाजा पट्टी की क्या हालत होगी। क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह से वहाँ पर मोबाइल बंद है, जिस तरह से वहाँ पर संचार के सभी साधन बंद हैं, वहाँ के क्या हालात हैं उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आईडीएफ ने अपने आधिकारिक बयान में ये बात कही है कि वो लगातार उन मनीष बहुत संक्षेप में, बहुत कम वर्ड्स में, क्या जो तस्वीरें निकलकर पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रही थी गाजा की, फिलिस्तीन वासियों की, वहां के मासूम जो मारे जा रहे थे, जो इंतहा दर्द वहां पर झेला जा रहा था लोगों की तरफ से, क्या उससे ही परेशानी इजराइल को महसूस हो रही थी, इसलिए इस काम को भी अंजाम दिया गया पहले? देखिए करुणा, सबसे बड़ी बात है कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं सेदोरोत, ये वो इलाका है जहां पर 7 अक्टूबर को सबसे अधिक लोग मारे गए थे। हाँ। तो मुझे लगता है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ी परेशानी है अपने उन लोगों को, अपने देश के, अपने उन तमाम नागरिकों को ये बताना कि आने वाले समय में वो हमास के हमले से सुरक्षित रहेंगे। और इसी की जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से हो रही है। हाँ, ये बात सच है कि गाजा पट्टी में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन आईडीएफ का कहना है कि हम करें भी तो क्या करें जब हमास ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल को ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया हो। तो अगर वो लगातार ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करता है, लगातार वो सिविलियन इलाकों में रह रहा है, तो हमें हमास को खत्म करना है और फिर उसकी कीमत कोलेटरल डैमेज के तौर पर सिविलियन चुका रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। और अमेरिकी संसद के नए स्पीकर इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन ने बात की है। अमेरिकी संसद इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। माइक जॉनसन ने कहा है इजराइल को हर मदद के लिए अमेरिका तैयार। तो अमेरिका का ये एक और संदेश और अमेरिकी संसद का ये पूरा एक आवाज में इजराइल के पक्ष में संदेश
कि किस तरह से अमेरिका इजराइल को हर मदद के लिए तैयार खड़ा हुआ है। एक और बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस फोर्स के जमीनी हमलों पर हमास का बयान, पूरी ताकत के साथ आईडीएफ को जवाब देंगे, हमारी अल कसम ब्रिगेड तैयार है। हमास ने कहा बीट हनून और अल बुरीज में मुठभेड़ इस वक्त हो रही है। हमास लड़ाके आईडीएफ जवान आमने सामने, ये तस्वीरें आप देखिए उसी मुठभेड़ की। तो हमास की अल कसम ब्रिगेड जो कि कह रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। आखिर कौन है ये अल कसम ब्रिगेड और आखिर कितनी ताकत रखती है, कैसे इसको तैयार किया गया? साल 1991 इस यूनिट की अल कसम ब्रिगेड की स्थापना की गई थी। पूरा नाम क्या? अल दीन अल कसम। इसका कमांडर कौन है? मोहम्मद दाइफ। एडवांस हथियार, सबसे घातक लड़ाके इसके पास हैं, यह आपको जानकारी देना चाहेंगे। ये इसकी ताकत है, मिलिट्री जैसी बाकायदा इसके लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती है। ड्रोन ऑपरेशन में यह बेहद सक्षम है। 7 अक्टूबर की नरसंहार के लिए इसी अल कसम ब्रिगेड को जिम्मेदार बताया जाता है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में हमास का एक और कमांडर मारा गया। एयर यूनिट का प्रमुख असेम अबू रकाबा मारा गया है। एक और कमांडर की मौत, और यह देखिए उस कमांडर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमास का यह कमांडर। तो 7 अक्टूबर के हमले का यह मास्टरमाइंड बताया जाता है जो कत्लेआम मचाया गया था दक्षिणी इजराइल में। तो इजरायली सेना के हमले मारा गया हमास का कमांडर अबू रकाबा के बारे में आपको कुछ और जानकारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। बिग वॉल का सीधा रुख करते हैं। बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने। आखिर कौन है ये जो कि मारा गया है? इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड है ये जो मारा गया, असेम अबू रकाबा। हवाई हमले में इजरायली डिफेंस फोर्स के हवाई हमले मारा गया। 7 अक्टूबर के हमले की योजना बनाने में इसका काफी अहम रोल था। रकाबा हमास की एयर अटैक यूनिट का प्रमुख था जिसकी मौत हुई है। लड़ाकों को पैराग्लाइडर के जरिए इजराइल पहुंचाया था। आपने देखा था वो तस्वीरें भी कैसे मोटर पैराग्लाइडर्स के जरिए हमास के लड़ाके इजराइल में दाखिल हुए थे। ड्रोन हवाई हमलों की योजना बनाना इस प्रमुख की जिम्मेदारी थी। आईडीएफ की चौकियों पर ड्रोन हमलों के लिए यही जिम्मेदार था। कई चौकियों को अंदर घुसने के बाद हमास के लड़ाकों ने कैसे टारगेट किया था 7 अक्टूबर को, यह भी हमने देखा था। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी युवकों के बीच झड़प हुई है। वेस्ट बैंक के बेथलेहम में झड़प हुई है। वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ का लगातार ऑपरेशन जारी, और यहां पर फिलिस्तीनी युवक और कैसे इजरायली सेना आमने सामने आ गई। इजरायली फोर्स की आर्मर्ड व्हीकल्स को आप देख पा रहे हैं जिसका सामना फिलिस्तीनी युवकों ने किया, आमने सामने की झड़प हुई है। वेस्ट बैंक के बेथलेहम में झड़प की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, गोलियों की आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे। ये देखिए, सुनिए आप जरा, क्योंकि वेस्ट बैंक में भी बड़ी संख्या में जो हमास के लड़ाके वो छुपे हुए हैं, ठिकाना बनाया हुआ है। और जब इसी ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना उनके आर्मर्ड व्हीकल्स आगे बढ़ रहे थे, तब फिलिस्तीनी युवकों के साथ इजरायली डिफेंस फोर्स की झड़प की तस्वीरें और जो फायरिंग की आवाज है वो भी साफ तौर पर सुनाई दे रही है। और वेस्ट बैंक से एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायली फोर्स का बड़ा एक्शन। अल जलाजोन रिफ्यूजी कैंप पर एक्शन देखने को मिला। फिलिस्तीनी नागरिकों से झड़प हुई है। इजरायली सेना पर गैस बम से हमला भी इस दौरान हुआ। तो ये एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वेस्ट बैंक, क्योंकि देखिए एक तरफ गाजा का फ्रंट है, जो गाजा है वहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार हमास के खिलाफ ऑपरेशन छेड़े हुए तबाही मचा रही है, और दूसरी तरफ अगर वेस्ट बैंक की बात की जाए तो वेस्ट बैंक में भी साथ ही साथ जो पैरेलल ऑपरेशन है वो इजरायली डिफेंस फोर्स का जारी है। और जब फिलिस्तीनी जो समर्थक है हमास के उनसे सामना हुआ, इसके बाद कैसे गैस छोड़े गए, गैस बम छोड़ा गया इजरायली सेना पर, वो आप देख पा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, इजरायल पर प्रस्ताव से भारत ने दूरी बनाई। यूएन में भारत ने नहीं दिया मतदान, भारतीय प्रतिनिधि ने साफ कहा। तत्काल बंधकों को छोड़ने की अपील की गई है। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था वो हैरान करने वाला था, यह भी भारत की तरफ से कहा गया, लेकिन पूरी दुनिया में आतंक पर जीरो टॉलरेंस है, यह बात बेहद ही कड़े शब्दों में कही गई है।
तो यूएन में इजरायली ऑपरेशन रोकने का प्रस्ताव रखा गया। अब कौन कौन इसमें समर्थन में था, कौन विरोध में था, यह आपके लिए जानना और देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देखें, यूएन में जो इजरायल की तरफ से लगातार जो इन्वेजन ऑपरेशन है, इसको रोकने के लिए प्रस्ताव रखा गया। 120 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, 14 देशों ने विरोध किया और मतदान से जिन्होंने खुद को एब्सटेन किया, जिन्होंने खुद को अलग रखा, वो थे 45 देश और भारत ने भी वोटिंग से खुद को इस पूरे मामले में दूर रखा। अब देखिए बड़ी बात है क्या है, अमेरिका और कई यूरोपीय देश इजरायल के साथ खड़े नजर आए, जिन्होंने जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रस्ताव का विरोध भी उनकी तरफ से किया गया। इसके बीच रूस और अरब देश इजरायली ऑपरेशन के खिलाफ है और इसी ऑपरेशन को रोकने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था। भारत समेत 45 देशों ने मतदान से दूरी बनाई है। तो यूएन में यह सब कुछ देखने को मिला है। हालांकि इस प्रस्ताव के बाद भी और इसको जो समर्थन मिला उसके बाद भी लगातार जो इजरायल का ऑपरेशन है वो बीते 24 घंटे में और भी तेज हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यूएन के प्रस्ताव पर इजरायल की तरफ से बयान आया। आज यूएन के इतिहास का काला दिन है, यूएन का कोई औचित्य नहीं बचा है, यह इजरायली राजदूत की तरफ से कहा गया। एक तरफा प्रस्ताव को हम नहीं मानते। और एक और बड़ी खबर, गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों पर और बड़ा संकट गहरा रहा है। अब मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन भी कट चुका है, यानी कि अब कोई भी कनेक्टिविटी नहीं बची है। बमबारी के बीच फंसे हैं सैकड़ों की संख्या में विदेशी नागरिक। तो एक तो वो है जो बंधक है हमास के चंगुल में और बड़ी संख्या में इसके अलावा गाजा में विदेशी नागरिक भी हैं जो कि अब अपनों से संपर्क भी नहीं साध सकते कि आखिर उनकी स्थिति क्या है, क्या हालात है। तो गाजा में फंसे विदेशियों का अब क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। अब जरा आप संख्या देख लीजिए, कितनी है यह संख्या। करीब 1700 विदेशी इस वक्त गाजा पट्टी में फंसे हुए हैं। 600 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक हैं अकेले। कई यूरोपीय जंग भी के बीच भी फंसे हुए हैं। जो कई यूरोपीय नागरिक हैं वो भी हमास और इजरायल की जंग के बीच यहां पर मौजूद। लगातार बमबारी हो रही है, इससे निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। बिना बिजली पानी की जिंदगी पर बड़ी आफत आ गई है। और अब तो देखिए मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद हो गई है, इस पर बड़ा संकट आ गया है। एयर स्ट्राइक की वजह से लगातार यहां पर जो बमबारी हो रही है इससे कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है। मिस्र बॉर्डर का खुलने का जो इंतजार है वो किया जा रहा। राफा बॉर्डर हालांकि बीच में खोला गया, लेकिन अभी यहां से उस तरह से आवाजाही मुमकिन नहीं हो पा रही। तो ये जो लोग विदेशी नागरिक यहां पर फंसे हुए हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि अब संचार सेवा ठप होने के बाद, इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म होने के बाद ये कैसे अपनों से संपर्क साध पाए, क्या होगा, कैसे होगा, अब ये कुछ भी समझ नहीं पा रहा। खाद्य सामग्री का संकट है, पानी का संकट है, बिजली का संकट है, यानी हर उन मिनिमम नीड्स का, मूलभूत चीजों का संकट है जिससे जिंदगी जी जा सकती है। अब आप देखिए मिस्र क्यों नहीं खोल रहा है बॉर्डर, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने। बड़ी घुसपैठ का खतरा है मिस्र को, बेहिसाब शरणार्थियों के आने का डर सता रहा है, अपने नागरिकों को लेकर बेहद चिंतित है मिस्र। हथियारों की तस्करी हो सकती है अगर मिस्र अपना बॉर्डर खोल देता है शरणार्थियों के लिए। मिस्र से होकर हमास को मदद पहुंच सकती है, यह एक बड़ी चिंता है। इस वजह से मिस्र बॉर्डर खोलने पर अभी जो तैयार है, जो बातचीत है वो पूरी नहीं हो पाई है। मदद ला रहे ट्रक्स को हमास लूट सकता है, बाहरी लड़ाकों की घुसपैठ यहां पर हो सकती है। मदद रोककर हमास को मजबूर करने का जो प्लान है वो भी है, किसी तरह से हमास से बंधकों को छुड़ाने की कोशिश भी की जाए। तो यही वजह है कि इजरायल भी नहीं चाहता है कि अभी जो मिस्र बॉर्डर है वो पूरी तरह से खोला जाए। हालांकि यहां से लोगों को एक सेफ पासेज दिया जाए, इसको लेकर भी एक बातचीत हमने देखा कि किस तरह से मिस्र के साथ खुद इजरायल ने की थी कि जो आम लोग हैं उनको सिनाई वाले इलाके बसाया जाए।